सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। कैसे हो बच्चों, उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं, क्लास 10th NCERT मैथ्स। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर बच्चों हमें ये 5 संख्याएं दे रखी हैं, इनको हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो बच्चों, फर्स्ट पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 140। इसको हमें अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो बच्चों, इसके लिए हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड करने होंगे। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड करने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, तो बच्चों हम इस संख्या को बारी बारी से अभाज्य संख्याओं से भाग देंगे। ठीक है, और बच्चों ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो बच्चों वो संख्याएं जो केवल और केवल 1 से विभाजित होती हैं या फिर खुद से यानी स्वयं से। इसके अलावा ये संख्याएं किसी भी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो ऐसी संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। जैसे बच्चों 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसी प्रकार से आगे भी ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करना है, 140 को बारी बारी से अभाज्य संख्याओं से भाग देना है। ठीक है, तो देखो बच्चों, 140 के लास्ट में है 0। ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 होता है, ऐसी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो बच्चों 140 2 से विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों हमें इसमें 2 का ही भाग देना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, 2 का भाग 140 में कितनी बार जाएगा, भाई भाग आपको आता ही है। 2 का भाग आप 140 में दोगे तो ये जाएगा 70 बार। ठीक है, तो यहाँ हमें मिल गया 70। अब बच्चों 70 भी 2 से विभाजित हो जाएगा, तो 70 में भी हमें 2 का भाग देना है। 2 का भाग 70 में कितनी बार जाएगा बच्चों, 35 बार जाएगा। ठीक है, अब बच्चों 35 2 से विभाजित नहीं होगा, तो इसमें अब हमें 2 का भाग नहीं देना है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या 35 3 से विभाजित हो जाएगा। तो बच्चों 35 3 से भी विभाजित नहीं होगा, तो इसमें हमें 3 का भी भाग नहीं देना है। अब हमें चेक करना है कि क्या 35 5 से विभाजित हो जाएगा। तो बच्चों हाँ, 35 5 से विभाजित हो जाएगा। तो हमें 35 में अब 5 का भाग देना है। ठीक है, 5 का भाग 35 में कितनी बार जाएगा, 7 बार। 5 7 35। ठीक है, अब यहाँ हमें मिल गया 7। 7 कैसी संख्या है बच्चों, अभाज्य संख्या है। तो 7 किससे विभाजित होगा, भाई 7 से ही विभाजित होगा। कितनी बार में होगा, 1 बार में। 7 एकम 7। यहाँ हमें 1 मिल गया। जैसे ही यहाँ हमें 1 मिल जाए तो इधर जो प्राप्त होंगे ये होंगे अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, क्योंकि ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं, तो ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। और ये अभाज्य गुणनखंड किसके हैं बच्चों, ये हैं 140 के। ठीक है, अगर हम बच्चों इन सभी अभाज्य संख्याओं को गुणा करते हैं यानी 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, तो वापस से हमें 140 मिल जाएगा। यानी हम 140 को इन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, और इस सवाल में हमें यही करना है। तो बच्चों हम 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात पर और ध्यान दो। देखो यहाँ 2 बार है गुणा में, तो कोई संख्या जितनी बार गुणा में होती है उतनी ही उसकी आप घात लगाकर भी लिख सकते हो। तो यहाँ 2 बार है, तो 2 की घात हम लगा देंगे 2। ठीक है, 2 की घात 2 का मतलब है 2 गुणा 2, फिर गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, तो इस चीज़ को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। तो ये हो जाता है हमारा फाइनल आंसर। आई होप सवाल आपको समझ में आ गया होगा। चलिए सेकंड पार्ट में देखते हैं कौन सी संख्या है। तो बच्चों सेकंड पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 156। चलिए इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो बच्चों इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें 156 को बारी बारी से अभाज्य संख्याओं से भाग देना होगा। ठीक है, अब बच्चों 156 के लास्ट में है 6। तो ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 0 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है या फिर 8 होता है, ऐसी संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं। तो 156 2 से विभाजित हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें इसमें 2 का ही भाग देना है। ठीक है, 2 का भाग 156 में कितनी बार जाएगा, भाई 2 का भाग 15 में 7 बार जाएगा। 2 7 14, 15 में से 14 को घटाएंगे 1 बचेगा, 16 हो जाएगा। 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार। 2 8 16। ठीक है, अब यहाँ हमें 78 मिला है। 78 भी बच्चों 2 से विभाजित हो जाएगा, तो इसमें हमें फिर से 2 का भाग देना है। 2 का भाग 78 में कितनी बार जाएगा, 2 का भाग 7 में जाएगा 3 बार। 2 3 6,
7 में से 6 को घटाएंगे 1 बचेगा 18 हो जाएगा। 2 का भाग 18 में जाएगा 9 बार, 2 नेम 18, ठीक है। अब यहाँ हमें 39 मिला है। 39 बच्चों 2 से विभाजित नहीं होगा, तो इसमें हमें 2 का भाग नहीं देना है। 39 विभाजित होगा 3 से, ठीक है, तो इसमें हमें 3 का भाग देना है। 3 का भाग 39 में कितनी बार जाएगा? 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, 3 एकम 3, और 3 का भाग 9 में 3 बार जाएगा, 3 3 9, ठीक है। अब यहाँ हमें 13 मिल गया। 13 एक अभाज्य संख्या है, तो 13 13 से ही विभाजित होगा, 13 एकम 13, ठीक है। तो बच्चों यहाँ हमें 1 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ जो प्राप्त हुए ये क्या हैं? अभाज्य गुणनखंड हैं। किसके हैं? 156 के। 156 को बच्चों हम इन संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। तो 156 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। यहाँ 2 2 बार है, तो 2 की घात 2 लिख लेंगे, फिर गुणा 3 और फिर गुणा 13, ठीक है। ये हो गया बच्चों आंसर सेकंड पार्ट का। क्लियर है? ठीक है। चलिए थर्ड पार्ट में देखते हैं कौन सी संख्या दे रखी है। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 3825। चलिए इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखो बच्चों इस संख्या के लास्ट में है 5, तो ये संख्या 2 से तो विभाजित होगी नहीं, तो इसमें हमें 2 का भाग नहीं देना है, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो देखो बच्चों वो संख्याएं 3 से विभाजित हो जाती हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है। अगर बच्चों इस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो गया तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो हमें इस संख्या के अंकों का योग करके देख लेना है। 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, ठीक है। इस संख्या के अंकों का योग कितना मिला? 18, और 18 बच्चों 3 से विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमें 3 का भाग देना है। 3 का भाग 3 में 1 बार जाएगा, 3 एकम 3, फिर 3 का भाग 8 में जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, 8 में से 6 को घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 22। 3 का भाग 22 में जाएगा 7 बार, 3 सत्ते 21, 22 में से 21 को घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 15। 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15, ठीक है। अब यहाँ हमें मिल गया 1275। अब बच्चों क्या 1275 भी 3 से विभाजित हो जाएगा? तो इसके लिए हमें इस संख्या के अंकों का योग करके देख लेना है, ठीक है। 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, अंकों का योग है 15, और 15 3 से विभाजित हो जाता है, तो ये संख्या फिर से 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ हमें फिर से 3 का भाग देना है। 3 का भाग 12 में जाएगा 4 बार, 3 चौक 12, 3 का भाग 7 में जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6, 7 में से 6 को घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 15। 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15, ठीक है। अब यहाँ हमें प्राप्त हुआ है 425। 425 बच्चों 3 से विभाजित हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि इसके अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होगा। देखो 4 + 2 6, 6 + 5 11, क्या 11 3 से विभाजित होता है? नहीं होता है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। अब इसके लास्ट में है 5, तो ऐसी संख्याएं जिनके लास्ट में 5 होता है, ऐसी संख्या 5 से विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। तो 425 5 से विभाजित हो जाएगा, तो इसमें हमें 5 का भाग देना है। 5 का भाग 42 में जाएगा 8 बार, 5 अट्ठे 40, 42 में से 40 को घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 25। 5 का भाग 25 में जाएगा 5 बार, 5 25, ठीक है। अब 85 भी 5 से विभाजित हो जाएगा, तो 5 का भाग 8 में जाएगा 1 बार, 5 एकम 5, 8 में से 5 को घटाएंगे 3 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 35। 5 का भाग 35 में जाएगा 7 बार, 5 सत्ते 35, ठीक है। अब 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 17 से विभाजित होगा, 17 एकम 17, ठीक है। यहाँ हमें 1 मिल गया, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड 3825 के। तो बच्चों हम 3825 को क्या लिख सकते हैं? 3825 को हम लिख सकते हैं 3 2 बार है, 5 2 बार है, और 17 1 बार है, तो 3 की घात 2 क्योंकि 3 2 बार है, गुणा 5 की घात 2 क्योंकि 5 भी 2 बार है, फिर गुणा 17, 17 1 बार है, तो 17 आ गया ज्यों का त्यों, ठीक है। तो ये हो गया आंसर। क्लियर है? चलिए फोर्थ पार्ट में देखते हैं कौन सी संख्या है। तो बच्चों फोर्थ पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 5005। चलिए इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों इस संख्या के लास्ट में है 5, तो ये संख्या 2 से तो विभाजित होगी नहीं, तो इसमें बच्चों हमें 2 का भाग नहीं देना है, ठीक है। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो बच्चों बहुत संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं जिनके अंकों का योग 3 से विभाजित होता है, तो हम यहाँ अंकों का योग करके देख लेते हैं। 5 + 0 + 0 + 5 कितना होगा? 10, और बच्चों 10 3 से विभाजित नहीं होता है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है।
अब हमें चेक करना है 5 से। तो बच्चों इस संख्या के लास्ट में है 5, तो ये संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमें 5 का भाग देना है। 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 5 एकम 5, 2 0 आ जाएंगे ज्यों के त्यों। ठीक है, फिर 5 का भाग 5 में एक बार जाएगा, 5 एकम 5। अब यहाँ हमें मिल गया 1001। इसमें बच्चों 5 का भाग जाएगा नहीं। अब 5 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 7, तो हमें चेक करना है कि क्या ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो बच्चों हाँ, ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। तो अब इसमें हमें 7 का भाग देना है। ठीक है, 7 का भाग 10 में एक बार जाएगा, 7 एकम 7, 10 में 7 को घटाएंगे 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 7 का भाग 30 में जाएगा 4 बार, 7 चौक 28, 30 में से 28 घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ 21 हो जाएगा। 7 का भाग 21 में जाएगा 3 बार, 7 तियाँ 21। ठीक है, अब यहाँ हमें मिला है 143। और बच्चों 143 7 से विभाजित नहीं होगा, तो इसमें हमें 7 का भाग नहीं देना है। ठीक है, अब 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 11। अब हमें चेक करना है कि क्या ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो बच्चों हाँ, ये संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो अब इसमें हमें 11 का भाग देना है। ठीक है, क्लियर है ना। ठीक है, 11 का भाग 14 में एक बार जाएगा, 11 एकम 11, 14 में से 11 को घटाएंगे 3 बचेगा, इधर हो जाएगा 33। 11 का भाग 33 में जाएगा 3 बार, 11 तियाँ 33। ठीक है, अब 13 13 से ही विभाजित होगा, 13 एकम 13, ये हो गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, तो बच्चों हम 5005 को लिख सकते हैं 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। चलिए लास्ट पार्ट में देखते हैं कौन सी संख्या दे रखी है। तो बच्चों लास्ट पार्ट में हमें संख्या दे रखी है 7429। चलिए इसके भी अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों इस संख्या के लास्ट में है 9, तो ये संख्या 2 से तो विभाजित होगी नहीं, तो इसमें हमें 2 का भाग नहीं देना है। ठीक है, अब हमें चेक करना है कि क्या ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। तो बच्चों ये संख्या 3 से भी विभाजित नहीं होगी, क्योंकि बच्चों इसके अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं होगा। देखो 7 + 4 11, 11 + 2 13, 13 + 9 22, 22 3 से विभाजित नहीं होता है, तो ये संख्या अभी 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, और बच्चों ये संख्या 5 से भी विभाजित नहीं होगी, क्योंकि इसके लास्ट में 9 है। ठीक है, आगे चेक करेंगे तो ये 7 से भी विभाजित नहीं होगी, 11 से भी विभाजित नहीं होगी, 13 से भी विभाजित नहीं होगी। ठीक है, और 13 के बाद अगली अभाज्य संख्या है 17, तो बच्चों 17 से ये संख्या विभाजित हो जाएगी। तो सबसे पहले इसमें हमें 17 का ही भाग देना है। ठीक है, 17 का भाग 74 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 17 चौक 68, 74 में से 68 को घटाएंगे कितना बचेगा, 6 बचेगा, यहाँ कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। 17 का भाग 62 में कितनी बार जाएगा, 3 बार, 17 तियाँ 51, 62 में से माइनस करेंगे 51, कितना बचेगा 11, यहाँ 9 है, 9 आ जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 119। 17 का भाग 119 में चला जाएगा 7 बार, 17 सत्ते 119। ठीक है, अब बच्चों 437 ये 17 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें हमें 17 का भाग नहीं देना है। अब 17 के बाद जो अगली अभाज्य संख्या है ये है 19, तो बच्चों हमें चेक करना है कि क्या ये संख्या 19 से विभाजित हो जाएगी। तो बच्चों हाँ, ये संख्या 19 से विभाजित हो जाएगी। तो अब इसमें हमें 19 का भाग देना है। ठीक है, 19 का भाग 43 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 19 दूनी 38, 43 में से 38 को हटाएंगे 5 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 57, 19 का भाग 57 में जाएगा 3 बार, 19 तियाँ 57। ठीक है, और बच्चों 23 एक अभाज्य संख्या है, तो 23 23 से ही विभाजित होगा, 23 एकम 23। ठीक है, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि यहाँ 1 हो गया, तो ये हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। किसके हैं, 7429 के। तो बच्चों हम 7429 को क्या लिख सकते हैं, 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक है, यही हो गया हमारा आंसर। और बच्चों यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है ये सवाल आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम के। इस प्रश्न के बच्चों हमें ये 3 भाग दे रखे हैं। ठीक है, और बच्चों हर एक भाग में हमें 2-2 संख्याएं दे रखी हैं। हमें इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही ज्ञात करना है, और साथ में बच्चों हमें ये भी जांच करना है कि जो 2 संख्याएं हमें दे रखी हैं इनका जो गुणनफल है ये बराबर है इनके एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमें संख्याएं दे रखी हैं 26 और 91,
हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही ज्ञात करना है। और साथ में बच्चों हमें ये भी जांच करना है कि इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ये बराबर है इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। ठीक है, तो चलिए फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे और इसके लिए बच्चों हम अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इस विधि में बच्चों हमें क्या करना है, तो हमें बच्चों इन दोनों ही संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। ठीक है, 26 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं बच्चों। 26 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार, 2 एकम 2, फिर 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, 2 3 6। 13 बच्चों 13 से ही विभाजित होगा, 13 एकम 13, यहाँ हमें 1 मिल गया तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड 26 के। तो बच्चों 26 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 13। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों हम 91 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 91 बच्चों 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा और 5 से भी विभाजित नहीं होगा। ठीक है, ये विभाजित होगा 7 से। तो बच्चों 7 का भाग 9 में जाएगा 1 बार, 7 एकम 7, 9 में से 7 को घटाएंगे 2 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 21। अब 7 का भाग 21 में जाएगा 3 बार, 7 3 21। ठीक है, 13 बच्चों 13 से ही विभाजित होगा, 13 एकम 13, यहाँ हमें 1 मिल गया तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड 91 के। तो बच्चों 91 बराबर हो जाता है 7 गुणा 13। ठीक है, हमने दोनों ही संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब बच्चों सबसे पहले हम इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बच्चों एचसीएफ क्या होगा, इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो भी कॉमन है वही होगा एचसीएफ। ठीक, जैसे देखो बच्चों इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है। इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो बच्चों 7 भी कॉमन नहीं है। इसमें 13 है, इसमें 13 है, दोनों में ही 13 है, तो ये हो जाता है कॉमन और यही है एचसीएफ। ठीक है, तो जो कॉमन होता है वही होता है एचसीएफ। तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हो गया 13। अब बच्चों हम इन दोनों संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करेंगे। ठीक है, एलसीएम। तो बच्चों एलसीएम क्या होगा, इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन नहीं है सबसे पहले उनको लो। 2 कॉमन नहीं है तो यहाँ हमने 2 ले लिया, गुणा 7 कॉमन नहीं है तो 7 भी ले लिया। ठीक है, गुणा दोनों में 13 कॉमन है तो 13 को हमें एक बार ले लेना है। ठीक है, अब इन सब की गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एलसीएम मिल जाएगा। 2 गुणा 7 14, 14 गुणा 13 182। तो भाई एलसीएम हो जाता है 182। ठीक है, तो हमने एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही ज्ञात कर लिए। अब बच्चों हमें जांच करनी है। जांच क्या करनी है बच्चों, कि जो भी 2 संख्याएं हमें दे रखी हैं इनका जो गुणनफल है ये बराबर है इन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। ठीक है, तो जांच 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF गुणा LCM। ठीक है बच्चों, तो इस सवाल में बच्चों हमारे पास 2 संख्याएं कौन सी हैं, एक संख्या है 26 और दूसरी संख्या है 91। हमें इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेना है। तो बच्चों 26 की 91 के साथ गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 2366। आप गुणा करके देख लेना। ठीक है, और बच्चों इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ हमें कितना मिला है 13 गुणा एलसीएम कितना मिला है 182। ठीक है, अब यहाँ हमें इन दोनों की गुणा करनी है। 13 की गुणा 182 से करेंगे तो बच्चों यहाँ पर भी हमें मिलेगा 2366। ठीक है, आप दोनों की गुणा करके देख लेना। तो यहाँ बच्चों हमें क्या मिला कि भाई दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ये बराबर है इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। 2366 बराबर 2366। ठीक है, ये हो गई जांच। यहाँ पर हमारा ये आंसर कंप्लीट हो गया। उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। चलिए इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में हमें संख्याएं दे रखी हैं 510 और 92। चलिए फटाफट से इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। ठीक है, 510 बच्चों 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 का भाग 5 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 5 में से 4 को घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 11। 2 का भाग 11 में जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10, 11 में से 10 को घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 10। 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार, 2 पंजे 10। ठीक है, अब बच्चों 255 2 से विभाजित नहीं होगा, ये 3 से विभाजित होगा।
3 का भाग 25 में जाएगा 8 बार, 3 अट्ठे 24, 25 में से 24 को घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 15। 3 का भाग 15 में जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15। ठीक है, 85 बच्चों 3 से विभाजित नहीं होगा, ये 5 से विभाजित होगा। 5 का भाग 8 में जाएगा 1 बार, 5 एकम 5, 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 35। 5 का भाग 35 में जाएगा 7 बार, 5 सत्ते 35। ठीक है, 17 बच्चों 17 से विभाजित होगा, 17 एकम 17, यहाँ हमें 1 मिल गया, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड 510 के। तो बच्चों 510 बराबर हो जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। ठीक है, अब इसी प्रकार से 92 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो बच्चों 92 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 का भाग 9 में जाएगा 4 बार, 2 चौक 8, 9 में से 8 को घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 12, 2 का भाग 12 में जाएगा 6 बार, 2 छंग 12। ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 2 का भाग 6 में जाएगा 3 बार, 2 तियाँ 6। 23 बच्चों 23 से विभाजित होगा, 23 एकम 23, यहाँ हमें 1 मिल गया, तो ये हो गया अभाज्य गुणनखंड 92 के। ठीक है, तो 92 बराबर 2 गुणा 2, 2 2 बार है तो 2 की घात 2, फिर गुणा 23। ठीक है, तो हमने दोनों ही संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब सबसे पहले बच्चों हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का SCF ज्ञात कर लेना है, SCF। तो बच्चों SCF क्या होता है, दोनों संख्याओं के गुणनखंडों में जो कॉमन है वही होता है SCF। ठीक है, तो देखो बच्चों इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, यानी दोनों में 2 है तो 2 हो गया कॉमन। ठीक है, अब इसके अलावा इन दोनों के अभाज्य गुणनखंडों में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, तो 2 है कॉमन। अब बच्चों यहाँ पर 2 की घात है 1, जहाँ कोई घात नहीं होती वहाँ घात होती है 1। ठीक है, यहाँ 2 की घात 1 है और यहाँ 2 की घात 2 है। तो बच्चों SCF में हम इन दोनों में से कौन सी संख्या लेंगे, 2 की घात 1 या फिर 2 की घात 2। तो बच्चों आपको याद रखना है, जब भी आप SCF निकालेंगे तो जिस संख्या की घात छोटी होगी उसी को हमें SCF में लेना है। ठीक है, तो यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है, तो छोटी घात है इसकी, तो यही हो जाएगा SCF। ठीक है, अब क्योंकि 2 के अलावा यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो यही हो गया SCF। ठीक है बच्चों, ध्यान रहेगा। ठीक है, अब बच्चों हम इन दोनों संख्याओं का LCM निकालेंगे, LCM। तो बच्चों LCM क्या होगा, जो कॉमन नहीं है उनको हमें लेना है और जो कॉमन है उसको भी लेना है। अब यहाँ पर हमें एक बात पर ध्यान देना है कि जो कॉमन है, जैसे देखो इसमें क्या कॉमन है भाई, 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 कॉमन है। ठीक है, अब हमें इस 2 को भी लेना है, लेकिन अब हम इन दोनों में से कौन सा 2 लेंगे, यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 2 की घात 2 है। तो बच्चों जब SCF निकालते हैं तो हम छोटी घात वाली संख्या लेते हैं और जब LCM निकालते हैं तो बड़ी घात वाली संख्या लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें लेना है 2 की घात 2 को। क्लियर है, ये कॉमन है तो इसको हमें ले लेना है 2 की घात 2। ठीक है, अब बच्चों जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है, तो कॉमन क्या नहीं है, 3 5 17 23, ये सभी कॉमन नहीं है तो इन सबको भी लेना है, 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23। ठीक है, हमने क्या किया बच्चों, जो कॉमन है 2 कॉमन है तो जिसकी घात बड़ी है उसको हमने LCM में लिया है। ठीक है, फिर जो कॉमन नहीं है उनको भी ले लिया है। अब इन सब की हम गुणा करेंगे तो हमें LCM मिल जाएगा। ठीक है, 2 की घात 2 का मतलब है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 गुणा 23, सबकी आप गुणा करोगे तो बच्चों आपको मिलेगा 23,460। ठीक है, आप गुणा करके ज़रूर देख लें। तो ये हो गया LCM। ठीक है, तो हमने SCF और LCM दोनों ही ज्ञात कर लिए। अब बच्चों हमें जांच करना है। ठीक है, तो बच्चों जांच, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF गुणा LCM। तो बच्चों इस सवाल में हमें 2 संख्याएं कौन कौन सी दे रखी हैं भाई, एक संख्या है 510 और दूसरी संख्या है 92। तो हमें इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लेना है। ठीक है, तो जब इन दोनों संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 46,920। ठीक है, आप गुणा करके देख लें, आपको 46,920 मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों संख्याओं का SCF हमें कितना मिला है भाई, 2 मिला है, गुणा LCM कितना मिला है 23,460। इन दोनों की गुणा करेंगे तो यहाँ से भी हमें मिलेगा 46,920। ठीक है, तो यहाँ पर भी बच्चों दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ये बराबर है इन दोनों संख्याओं के SCF और LCM के गुणनफल के। 46,920 बराबर 46,920। ठीक है,
ये हो गई जांच। यहाँ पर हमारा ये आंसर भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट में देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं दे रखी हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हमें संख्याएं दे रखी 336 और 54। चलिए फटाफट से इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। बच्चों 336 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 का भाग 3 में जाएगा एक बार, 2 एकम 2, 3 में से 2 को घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 13। 2 का भाग 13 में जाएगा 6 बार, 2 छंग 12, 13 में से 12 को घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 16। 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार, 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये संख्या भी बच्चों 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 का भाग 16 में जाएगा 8 बार, 2 अट्ठे 16, और 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार, 2 चौक 8। ये संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 का भाग 8 में जाएगा 4 बार, 2 चौक 8, और 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4। ये संख्या भी 2 से विभाजित हो जाएगी। 2 का भाग 4 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, और 2 का भाग 2 में जाएगा 1 बार, 2 एकम 2। ठीक है, अब बच्चों 21 3 से विभाजित होगी। 3 का भाग 21 में जाएगा 7 बार, 3 सत्ते 21, और 7 7 से विभाजित होगी, 7 एकम 7। यहाँ हमें 1 मिल गया, तो ये होगा अभाज्य गुणनखंड 336 के। ठीक है, तो बच्चों 336 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 4 बार है गुणा में, तो 2 की घात 4, फिर गुणा 3 और फिर गुणा 7। ठीक है, अब इसी प्रकार से बच्चों हमें 54 के अभाज्य गुणनखंड कर लेने हैं। तो 54 2 से विभाजित होगा, 2 का भाग 5 में जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 5 में से 4 घटाएंगे 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 14। 2 का भाग 14 में जाएगा 7 बार, 2 सत्ते 14। 27 3 से विभाजित होगी, 3 का भाग 27 में 9 बार, 3 नेम 27। 9 3 से विभाजित होगी, 3 3 9, फिर 3 3 से विभाजित होगा, 3 एकम 3, यहाँ 1 मिल गया। ये होगा अभाज्य गुणनखंड 54 के। तो बच्चों 54 बराबर 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 बार है गुणा में, तो 3 की घात 3। ठीक है, हमने दोनों ही संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब सबसे पहले बच्चों हम SCF ज्ञात करेंगे, SCF। तो बच्चों SCF क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है। ठीक है, देखो 2 इसमें 2 इसमें है, 2 कॉमन हो गया, यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 1 है। तो SCF में हम कौन सी संख्या लेंगे, जिसकी घात छोटी है, तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, गुणा 3 इसमें 3 इसमें है, 3 भी कॉमन हो गया, यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 3 है। तो कौन सी संख्या लेनी है, जिसकी घात छोटी है, यानी 3 की घात 1, तो यहाँ 3 भी आ गया। अब बच्चों 7 कॉमन नहीं है, तो इसको हम छोड़ देंगे, यही दोनों कॉमन हैं, इन दोनों की गुणा कर लो, 2 3 6, तो 6 हो गया बच्चों SCF। ठीक है, अब हम दोनों संख्याओं का LCM ज्ञात करेंगे, LCM। तो बच्चों LCM क्या होगा, जो कॉमन नहीं है उनको लेना है, और जो कॉमन है उसमें से हमें वो संख्या लेनी है जिसकी घात बड़ी है। ठीक है, तो दोनों में कॉमन है 2, 2 की घात 4, 2 की घात 1, ये वाली घात बड़ी है, तो इसको ले लेना है LCM में, 2 की घात 4 गुणा, दोनों में 3 कॉमन है, यहाँ 3 की घात 1, यहाँ 3 की घात 3, तो बड़ी घात वाली संख्या लेनी है, 3 की घात 3। ठीक है, और कॉमन क्या नहीं है बच्चों, 7 कॉमन नहीं है, तो 7 को भी ले लेना है। ठीक है, अब इन सब की हम गुणा करेंगे तो हमें LCM मिल जाएगा। 2 की घात 4 का मतलब है 2 की 4 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 की घात 3 का मतलब 3 की 3 बार गुणा, 3 गुणा 3 गुणा 3, फिर गुणा 7। ठीक है, इन सब की गुणा करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 3024। ठीक है, ये हो गया LCM। तो SCF 6 और LCM 3024। हमने SCF और LCM दोनों ही ज्ञात कर लिए। अब बच्चों हमें जांच करनी है। ठीक है, तो बच्चों दो संख्याओं का गुणनफल बराबर SCF गुणा LCM। तो इस सवाल में बच्चों दो संख्या हमारे पास कौन सी हैं भाई, एक संख्या है 336 और दूसरी संख्या है 54। ठीक है, दोनों की गुणा करेंगे बच्चों तो हमें मिलेगा 18,144। ठीक है, दोनों संख्याओं का SCF हमें कितना मिला है 6 गुणा LCM कितना मिला है 3024। ठीक है, यहाँ भी दोनों की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 18,144। तो यहाँ पर भी बच्चों दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ये बराबर है दोनों संख्याओं के SCF और LCM के गुणनफल के, यानी 18,144 बराबर 18,144। ठीक है, तो ये हो गई जांच। तो बच्चों यहाँ से हमने ये देखा कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ये हमेशा और हमेशा बराबर होता है इन्हीं संख्याओं के SCF और LCM के गुणनफल के। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये एक फॉर्मूला मिल गया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इनके SCF और LCM के गुणनफल के। ठीक है,
यहाँ पर बच्चों हमारा ये प्रश्न हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगला सवाल सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न के बच्चों हमें ये 3 भाग दे रखे हैं और हर एक भाग में बच्चों हमें 3-3 संख्याएं दे रखी हैं। ठीक है, हमें इन संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम दोनों ही ज्ञात करने हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमें संख्याएं दे रखी हैं 12, 15 और 21। हमें इन तीनों ही संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो बच्चों 12 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? तो बच्चों ये होंगे 2, 2 और 3। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। अब यहाँ बच्चों 2 2 बार है गुणा में, तो इसको हम लिख लेंगे 2 की घात 2 गुणा 3। 15 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बच्चों? तो ये होंगे 3 और 5। तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 5, 3 पंजे 15। 21 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे बच्चों? तो ये होंगे 3 और 7। तो हम 21 को लिख सकते हैं 3 गुणा 7, 3 सत्ते 21। हमने तीनों ही संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब सबसे पहले हम इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं, एचसीएफ। तो बच्चों एचसीएफ क्या होगा? इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो भी अभाज्य गुणनखंड कॉमन है वही होगा एचसीएफ। ठीक है, तो देखो बच्चों 2 इसमें है लेकिन इन दोनों में 2 नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है। ठीक है, इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें 3 है, तीनों में ही 3 3 है, तो 3 हो जाता है कॉमन। इसके अलावा इन तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में कोई भी अभाज्य गुणनखंड कॉमन नहीं है। ठीक है, तो 3 कॉमन है, तो ये हो जाता है एचसीएफ। ठीक है, अब हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं, एलसीएम। तो बच्चों एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है एलसीएम में, और जो कॉमन है उसको भी लेना है। ठीक है, तो तीनों में कॉमन क्या नहीं है भाई? 2 कॉमन नहीं है, तो यहाँ आ जाएगा 2 की घात 2। ठीक है, और बच्चों 3 कॉमन है, तो 3 आ जाएगा एक बार। ठीक है, गुणा 5 कॉमन नहीं है तो 5 भी आ जाएगा, गुणा 7 कॉमन नहीं है तो 7 भी आ जाएगा। ठीक है, अब इन सब की हम गुणा कर लेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। 2 की घात 2 का मतलब है 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, सबकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 420। ये हो गया एलसीएम। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। चलिए सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों सेकंड पार्ट में हमें संख्याएं दे रखी हैं 17, 23 और 29। ठीक है, अब बच्चों इन संख्याओं पर ध्यान दो, ये तीनों ही संख्याएं बच्चों अभाज्य संख्याएं। तो हमें यहाँ पर अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो बच्चों 17 एक अभाज्य संख्या है, तो 17 के केवल और केवल 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं। एक होगा ये संख्या खुद और दूसरा होगा 1। ठीक है, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक होता है खुद संख्या और दूसरा होता है 1। ठीक है, तो 17 को हम लिख सकते हैं 1 गुणा 17, 17 एकम 17। ठीक है, इसी प्रकार से बच्चों 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा 23। और 29 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा 29। ठीक है, अब देखो बच्चों हमें इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो बच्चों एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है भाई? 1, तो 1 हो जाता है एचसीएफ। ठीक है, तो यहाँ से हमने ये देखा कि अगर हम अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ 1 होता है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ एचसीएफ नहीं हो सकता है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, जब भी आप अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, क्लियर है। अब बच्चों हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम। तो बच्चों एलसीएम क्या होगा? जो कॉमन नहीं है उनको लेना है और जो कॉमन है उसको भी लेना है। तो भाई तीनों में कॉमन क्या है? 1, तो 1 ले लिया। ठीक है, फिर जो कॉमन नहीं है उनको भी लेना है। तो कॉमन क्या क्या नहीं है भाई? 17, 23 और 29। ठीक है, तीनों ही कॉमन नहीं है तो इनको भी हमें ले लेना है, 17 गुणा 23 गुणा 29। ठीक है, अब इन सब की हम गुणा करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। तो बच्चों इन सब की गुणा करने पर हमें मिलेगा 11,339। ये हो जाता है एलसीएम। तो यहाँ हमने देखा कि अगर हम
अभाज्य संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं, तो हमें बस उन अभाज्य संख्याओं को आपस में गुणा कर लेना है, वही हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है, हमेशा 1 होता है, और एलसीएम क्या होता है, इन्हीं संख्याओं का जो गुणनफल है यही होता है एलसीएम। ठीक है, आई होप सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों थर्ड पार्ट में हमें संख्याएं दे रखी हैं 8, 9 और 25। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जब आप 8 के अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2, 2, 2। तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पर 2 3 बार है गुणा में, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 3। ठीक है, 9 के अभाज्य गुणनखंड करने पर क्या मिलेगा, 3, 3। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3, 3 3 9। अब बच्चों क्योंकि 3 2 बार है गुणा में, तो ये हो जाएगा 3 की घात 2। ठीक है, 25 के अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें क्या मिलेगा, 5, 5। तो 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5, 5 25। अब यहाँ पर बच्चों 5 2 बार हैं गुणा में, तो ये हो जाएगा 5 की घात 2। हमने तीनों ही संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब सबसे पहले बच्चों हम इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ निकाल लेते हैं, एचसीएफ। तो बच्चों एचसीएफ क्या होता है, जो कॉमन होता है। तो देखो इसमें 2 है लेकिन इन दोनों में 2 नहीं है, तो 2 कॉमन नहीं है। इसमें 3 है लेकिन इन दोनों में 3 नहीं है, तो 3 भी कॉमन नहीं है। इसमें 5 है लेकिन इन दोनों में 5 नहीं है, तो 5 भी कॉमन नहीं है। कुल मिलाकर इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो बच्चों जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ कॉमन होता है 1। देखो अगर बच्चों 2 की घात 3 को हम 1 से गुणा करें तो इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा भाई। 2 की घात 3 गुणा 1 कितना रहेगा, 2 की घात 3 रहेगा। इसी प्रकार से 3 की घात 2 को 1 से गुणा करें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और इसी प्रकार से 5 की घात 2 को 1 से गुणा करें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इन तीनों में कॉमन क्या है, 1 1 1। ठीक है, तो जहाँ बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ कॉमन होता है 1। तो यहाँ पर एचसीएफ हो जाता है 1। ठीक है, हर संख्या का बच्चों गुणनखंड 1 होता ही होता है। ठीक है, तो जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ कॉमन क्या होता है, 1, और ये हो जाता है आपका एचसीएफ। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब बच्चों एलसीएम की बात आती है, एलसीएम बराबर। तो बच्चों एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन नहीं है उनको भी एलसीएम में लिया जाता है और जो कॉमन है उसको भी एलसीएम में लिया जाता है। ठीक है, तो इन तीनों में कॉमन क्या है, 1, तो यहाँ हमने 1 ले लिया। ठीक है, और कॉमन क्या नहीं है भाई, 2 कॉमन नहीं है तो 2 की घात 3 ले लिया। ठीक है, गुणा 3 कॉमन नहीं है तो 3 की घात 2 ले लिया। ठीक है, गुणा 5 कॉमन नहीं है तो यहाँ ले लिया 5 की घात 2। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 2 की घात 3 का मतलब क्या है, 2 की 3 बार गुणा, 2 गुणा 2 गुणा 2। तो 2 की 3 बार गुणा करेंगे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। तो 2 की घात 3 का मतलब हो गया 8, गुणा 3 की घात 2 का मतलब हो गया 9, गुणा 5 की घात 2 का मतलब हो गया 25। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमें वापस से वही संख्याएं मिल गई हैं जो हमें शुरू में दे रखी हैं। अब इन सभी संख्याओं का हम गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा भाई, एलसीएम मिल जाएगा। तो 8 की गुणा 9 से करेंगे, 9 की गुणा 25 से करेंगे तो ये हो जाएगा भाई 1800। ठीक है, तो एलसीएम हो जाता है 1800। तो बच्चों 8, 9 और 25 ये तीनों ही सहभाज्य संख्याएं हैं। तो ऐसी संख्याओं का अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ हमेशा होगा 1 और एलसीएम होगा इन्हीं संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा ये प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों इस सवाल में हमें 306 और 657 इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 9। हमें इन दोनों ही संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों प्रश्न में हमें 306 और 657 इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ दे रखा है 9। हमें इन दोनों ही संख्याओं का एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों हमने प्रश्न नंबर 2 में देखा था कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ये हमेशा बराबर होता है इन्हीं संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों हम इसी फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए इन दोनों संख्याओं का एलसीएम बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों कैसे।
तो बच्चों दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है ये हमेशा बराबर होता है इन्हीं संख्याओं के एचसीएफ गुणा एलसीएम के। अब यहाँ पर बच्चों हमारे पास दो संख्याएं कौन सी हैं, तो एक संख्या है 306 और दूसरी संख्या है 657। इन दोनों संख्याओं का हमें गुणनफल कर लेना है, यानी 306 गुणा 657। ठीक है। अब इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है ये किसके बराबर होगा, इन्हीं दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। तो बच्चों एचसीएफ हमें दे रखा है 9, ठीक है, और गुणा एलसीएम हमें ज्ञात करना है, तो इसको हम ज्यों का त्यों रखेंगे। ठीक है। अब यहाँ से हमें 9 की साइड चेंज कर लेनी है। यहाँ पर है 306 गुणा 657। ठीक है। 9 की साइड चेंज करेंगे, 9 यहाँ इसके साथ गुणा में है, तो जैसी साइड चेंज करेंगे ये आ जाएगा बटे में। ठीक है। और बराबर के इस तरफ क्या बचेगा, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम। अब 9 से बच्चों 657 को भाग दे देते हैं। 9 का भाग 65 में 7 बार जाएगा, 9 सत्ते 63, 2 बचेगा, यहाँ 27 हो जाएगा। 9 का भाग 27 में जाएगा 3 बार, 9 तियाँ 27, तो 9 से 657 73 बार में कैंसिल हो गया। ठीक है। अब हमारे पास बचा 306 गुणा 73। इन दोनों की गुणा करेंगे तो बच्चों हमें मिलेगा 22,338। ठीक है। और यही क्या हो जाएगा, एलसीएम। क्लियर है। तो एलसीएम 306,657 बराबर कितना हो जाता है, 22,338। 22,338। ठीक है। ये हो गया बच्चों आंसर। उम्मीद है ये भी सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो बच्चों इस वीडियो क्लास में हम केवल इन्हीं 4 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और बाकी के जो 3 प्रश्न बचे हैं उनको हम अगले वीडियो क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में।